मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं इधर भी शीशा लगा दूं, इधर भी शीशा लगा दूं, क्या मेरी इमेज इधर बनेगी, उसकी इमेज इधर बनेगी, इसकी इमेज उधर बनेगी, उधर की इमेज इधर बनेगी? मतलब जब आप शीशों में खड़े होते हो तो उसकी दादी उसकी आंटी को ये बोल रही है कि यार तूने 3 बच्चे दिए और तीनों के तीनों क्या हैं, लड़कियां ही हैं, तू लड़के पैदा नहीं कर रही। उसकी दादी ने उसके आंट को बोला। वो टेंशन में पड़ गया, वो कहने लगा यार इसमें मेरी आंटी की क्या गलती है भाई साहब, इसके पीछे तो साइंटिफिक रीजन होता है। क्या साइंटिफिक रीजन होता है? वो बोलता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फीमेल हो रही है, क्लास में कोई ना कोई क्रश बन रही है। तो ये चेंजेस बॉयज में आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। अच्छा ना, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे सामने क्या है, प्लेन मिरर है। ये देख लो ध्यान से, समझा? प्लेन मिरर है। जब आप प्लेन मिरर को देखते हो, ये आपने देखा, ठीक है, आपकी इमेज शीशे के अंदर बनी है ना? अंदर बनी है तो कौन सी इमेज बनी है? वर्चुअल बनी है। एक क्लाउड दूसरे से टकराया तो लाइटनिंग भी हुई, और दूसरी क्या हुई, आवाज भी आई, साउंड भी प्रोड्यूस हुई। तो नीचे जो जमीन पे बंदा खड़ा था उसको पहले क्या सुनाई देगा? उसको पहले क्या सुनाई, उसको पहले लाइट दिखाई देगी कि आवाज सुनाई देगी? पढ़ने हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पढ़ने मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोब्स आप सिंपल लेंस से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और पढ़ना, मेहनत करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, ये फालतू के चक्रों में नहीं पढ़ना। और एक और खास बात, आप नए नए टीनेजर हो। हेलो एवरीवन, रुखसाना, फरजाना, मुश्ताक, मीर, मुदस्सिर, शेख साहब, रोहन, करण, रुद्राक्ष, पीयूष, सरदीप सिंह, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, अब आपके पेपर हो गए हैं पोस्टपोन्ड। ये तो होना था, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी होली आ रही थी, उसकी वजह से आपके ये जो आगे लैंग्वेज वाला पेपर था, ये साइंस वाला पेपर था, ये हो गया पोस्टपोन्ड नई डेट शीट आने तक। ठीक है, तब तक आपने ऐश नहीं मारनी, आपने पेपर्स की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखना है। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि बोर्ड्स के पेपर हैं। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि आपने थंबनेल देखा होगा, दैट इज योर साइंस पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रेटेजी इज हियर। ये मेरा आ गया जी थंबनेल, जिसमें एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, 50 में से पूरे 50 नंबर की स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूं। फॉलो किया तो बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं तो बाद में पछताओगे कि सर की वीडियो नहीं देख के गए। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा चलो अपना पिटारा खोलते हैं, और मैं बताना ये चाहता हूं कि हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। एक तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेना है, ताकि आपको ये पता चले, जैसे ही आप पेपर खोलो तो आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितनी जल्दी जल्दी आपने अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको क्वेश्चन देख के ऐसा ना फील हो, ओ ये क्या आ गया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा फील नहीं। एक में स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता चलूंगा। ओके जी, हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। आपके पास सिलेबस के कुल मिला के 11 चैप्टर हैं। सर आपको कैसे पता? ये आपके सामने लिखे तो हैं, कितने हैं? 11 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने चैप्टर हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फोई। ये वाला चैप्टर है। बशीर साहब समझ आ रही है? पहला चैप्टर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फोई। दूसरा चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नंबर भी दिए हैं, ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। फूड प्रोडक्शन 4 नंबर का है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर का है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस 5 नंबर का है। मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल 4 नंबर का है। और रोजिया आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। चैप्टर्स के नाम भी बता रहा हूं और साथ साथ में नंबरात भी बता रहा हूं, वेटेज भी बता रहा हूं। फिर जी लाइट 5 नंबर का, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर 5 नंबर का, फ्रिक्शन 4 नंबर का, द सेल 5 नंबर का, द सम नेचुरल फिनोमेना 4 नंबर का। सर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? ये 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। तो ये वाले चैप्टर आपने पहले करने हैं। ठीक है, कौन सा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पहले करना है, रिप्रोडक्शन वाला पहले करना है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस पहले करना है, लाइट, पोल्यूशन और सेल वाला चैप्टर आपने क्या करना है? पहले करना है। बहुत अच्छे सर, जो आप में बता रहे हो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। देखो ये हमारा सिलेबस हो गया, उसकी वेटेज होगी। उसके बाद
पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या रहेगा साइंस का, मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें सेक्शंस रहेंगी 4। बशीर साहब सेक्शन कितनी रहेंगी? 4। वकार खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि कितनी सेक्शंस रहेंगी? 4। कौन कौन सी सेक्शन? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इम्तियाज अली खड़े हो जाओ, कितनी सेक्शन है? 4। ए बी सी डी। पहली सेक्शन में एमसीक्यूज होंगे, वेरी 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 शॉर्ट होंगे। 1 नंबर का एक सवाल होगा, 13 ऐसे सवाल होंगे, कुल मिला के 13 सवाल होंगे। कुल मिला के कितने सवाल होंगे? कुल मिला के 13 सवाल होंगे। और नंबर कितने हो जाएंगे, मार्क्स कितने हो जाएंगे? 13। 2 नंबर के 6 सवाल होंगे सेक्शन बी में, शॉर्ट में होंगे। अभी करके भी बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज इसी वीडियो से मिल जाएगी साइंस की इंपॉर्टेंट। 2 नंबर के 6 सवाल तो कितने आ गए? 12 नंबर। 3 नंबर के 5 सवाल तो टोटल सवाल कितने हो गए? 15 नंबर। 5 नंबर के 2 सवाल, 5 नंबर के 2 सवाल तो टोटल कितने हो गए? 10। सम अप करो, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 और 10 कितने हो गए? 50। ये कुल आपके ना वेटेज होगी। 4 सेक्शंस। सेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। नहीं समझ आ रही है, आप पीछे वीडियो कर सकते हो और देख सकते हो। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर पूरा। मॉडल पेपर पूरा डिस्कस होने वाला है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है नाजिया जी। मॉडल पेपर में पहली सेक्शन कौन सी है? पहली सेक्शन सेक्शन ए है। सेक्शन कौन सी है? ए। कितने नंबरात के? 13 नंबर। 13 नंबर, 13 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं। टोटल कितने नंबर हो गए? 13 मार्क्स। कितने मार्क्स? 13 मार्क्स। वेरी गुड सर। अच्छा देखो, इफ O इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सवाल नंबर 1 क्या है सेक्शन ए में? कि अगर एक O एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच लिव्स इन वाटर एंड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ओ फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन इन बिलो। मेरी बात ध्यान से समझो कि एक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है, बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग से बच्चे पैदा करता है, तो वो कौन सा है? दैट इज कोरल्स। कौन से? कोरल्स। सवाल समझ आया कि नहीं है? वो कौन सा है जानवर? कौन सा है? कोरल। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद सवाल क्या है? द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय 2 एडजेसेंट प्लेन मिरर डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर एज शोन इन द फिगर। देखो मेरी बात सुनो, एक मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं इधर भी शीशा लगा दूं, इधर भी शीशा लगा दूं, क्या मेरी इमेज इधर बनेगी? उसकी इमेज इधर बनेगी, इसकी इमेज उधर बनेगी, उधर की इमेज इधर बनेगी। मतलब जब आप शीशू में खड़े होते हो तो शीशू के अंदर और शीशू के अंदर बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, आपके बहुत सारे फोटोज बनते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो ना फिजिक्स, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा क्या मतलब? थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। कितना कितना एंगल है ये है 360 डिवाइडेड बाय 60 का एंगल है -1। ये और ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 6 से कैंसिल। आंसर 6 माइनस 1 कितनी इमेजेस बनेगी? 5 इमेजेस। और मैंने टिक कितने को किया है? 5 को किया है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, लाजवाब। आइडेंटिफाइड द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेचुरल सोर्स कौन सा है? वोल्केनिक इरप्शन। स्मोक तो हो नहीं सकती, स्मोक तो हमारी गाड़ियां भी निकालती हैं, वो तो आर्थोपोजेनिक होगा। आर्थोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस। फिर कोल फायर्ड पावर स्टेशन, ये भी इंसानों से है। ऑटोमोबाइल भी इंसानों से है, फैक्ट्री भी इंसानों ने बनाया। नेचुरल वाला वोल्केनिक होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनमें से लावा निकल रहा होता है, स्मोक्स ऊपर जा रही होती हैं, बड़ी डेंजरस स्मोक्स होती हैं, वो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। अच्छा, द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? Fe2O3, ये वाला है। ठीक है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोटेबल वाटर। इसको क्या बोलते हैं? पीने लायक वाटर। द वे दैट इज नॉट यूज टू कंजर्व द वाटर, द वे दैट इज नॉट यूज टू कंजर्व द वाटर, कौन सा? दैट इज रिप्लेस। रीयूज कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। द वे दैट इज नॉट यूज टू कंजर्व द वाटर, दैट इज रिप्लेस। अच्छा, ये फोटोज दिए हैं, ये इसलिए फोटो दिए हैं ताकि आपको वो बताना चाहता है कि आपने बुक की रीडिंग तो की है, साथ में आपको उनके फोटोज देख के उनके नाम आते हैं। जैसे पहला फोटो है जियार्डिया, दूसरा फोटो किसका? ट्राइपैनोसोमा का। तीसरा फोटो किसका? यूग्लिना का। और डी फोटो किसका है? अमीबा का। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा ये उन्हीं 13 सवाल में से ही आता है, बट इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, आपके सामने 3
पॉट्स दिए हुए हैं, जिनको गमले बोलते हैं। एक में प्लांट की ग्रोथ कम है, एक में थोड़ी ज्यादा है, फिर उसके बाद ज्यादा है। यही है ना, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। मतलब एक पौधा है, 3 पौधा है, उसने एक में कुछ नहीं डाला, एक में मैन्योर डाला और एक में फर्टिलाइजर डाला, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं डाला, इसमें इसने मैन्योर डाला और इसमें क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला, ऐसे ही है। इफेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। ही टुक 3 पॉट ए बी सी, बशीर साहब क्या कौन सा, दैट इज ए बी सी विद अ सेम काइंड ऑफ सीडलिंग एज शोन बिलो। पॉट ए कंटेन ऑर्डिनरी सेल, बशीर साहब पॉट ए में क्या है, सिर्फ मिट्टी ही है। एंड पॉट बी कंटेन सॉइल दैट मिक्स विद मैन्योर, पॉट बी में मैन्योर डाल रखा है, एंड पॉट सी में उसने क्या डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया। द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर, मैन्योर की इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, composed sea manure and poultry manure, while the important types of fertilizers are nitrogen, phosphorus, potash, NPK and other fertilizers urea, calcium, ammonia and nitrate। मतलब यहां पे ये किस्सा है कि कोई बशीर है, उसने 3 प्लांट्स लिए, ए बी सी। ए में कुछ नहीं डाला तो प्लांट कम ग्रो हुआ, बी में मैन्योर डाला तो थोड़ा ग्रो हुआ, सी में फर्टिलाइजर डाला तो वो अच्छे से ग्रो हुआ। अब वो बोल रहा है द पार्ट कंटेन सॉइल दैट इज मिक्स्ड विद द पोटेशियम एंड यूरिया। पोटेशियम और यूरिया किस में होगा, इस सी पॉट में होगा ना। क्यों सी पॉट में होगा, क्योंकि सी पॉट में ही हमने क्या डाला था, फर्टिलाइजर डाला था। और फर्टिलाइजर में देखो पोटेशियम, पोटैश भी है और यूरिया भी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। पॉट सी शो मैक्सिमम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू द पॉट बी, दिस इज बिकॉज द फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके करके याद रखना, एनपीके प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्टिलाइजर्स में एनपीके बहुत ज्यादा होता है। एनपीके एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये नहीं सोचना नाजिया परवीन कटरीना कैफ, मतलब एनपीके मैंने बता दिया, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसका मतलब ये नहीं है नाजिया परवीन कटरीना कैफ ना, इसका मतलब है वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, और ये किसके पास होते हैं, फर्टिलाइजर्स के पास होते हैं। सर बहुत अच्छे, हमें समझ आ रहा है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट मैच ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप ध्यान से देखो तो इधर मैन्योर भी दिया हुआ है, मैन्योर का ग्रुप भी दिया हुआ है, और इधर फर्टिलाइजर का भी ग्रुप दिया हुआ है। तो एनपीके इज अ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एफवाईएम फार्म यार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर इज द मैन्योर। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद होते हैं असर्शन एंड रीजंस। असर्शन मतलब कोई स्टेटमेंट दी जाती है, रीजन मतलब कि उसकी वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, अ पेन इज द पेन इज फॉलिंग डाउन, एक स्टेटमेंट है और मैं इसका रीजन बता रहा हूं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और जो रीजन है वो एग्जैक्ट रीजन है असर्शन का, तो हम किसको टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे। बात समझ आई कि नहीं है, मतलब असर्शन रीजन, अगर असर्शन भी सही, रीजन भी सही और रीजन ए के लिए भी करेक्ट बैठ रहा है, तो हम किसको टिक करेंगे, ए के लिए। फिर अगर असर्शन है, रीजन है, दोनों सही हैं बट रीजन इसके लिए नहीं सही है, तो हम किसको टिक करेंगे, बी को। अगर असर्शन सही है बट रीजन क्या है, गलत है, तो हम किसको टिक करेंगे, सी को। अगर असर्शन सही है, असर्शन असर्शन गलत है और रीजन भी उसका क्या है, गलत है, तो हम किसको टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। ये थोड़ा ध्यान में दिमाग में बिठा लेना। जैसे ये है, देखना ध्यान से, ये हमारे पास सवाल नंबर 13, 12 और 13, 11, 12 और 13 असर्शन और रीजन ही दिए हुए हैं। क्या है, बोलता है असर्शन द बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। वो जो बैटरीज होती है ना, बैटरी में होते हैं 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड, वहां से गैस शैस निकलती रहती है। क्यों निकलती रहती है, ये स्टेटमेंट है, निकलती रहती है, सही है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज द केमिकल रिएक्शन। वो गैस इसलिए निकलती है क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, NaCl इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें आपने बिजली पास की तो सोडियम और Cl2 गैस निकली ना, मतलब इलेक्ट्रोड पे गैस निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि बिजली पास करती है, ठीक है। तो ये सही है, तो इसके लिए आप क्या टिक करोगे, ए टिक करोगे। ए का मतलब क्या हो गया, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एग्जैक्ट वजह है असर्शन का, ठीक है। असर्शन ग्राफाइट इज नॉन
ग्राफाइट इज नॉन मेटल, सही है, ग्राफाइट नॉन मेटल होता है, सही है ये स्टेटमेंट। इट इज ओनली नॉन मेटल विच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है, तो यहां पे क्या मार्क करोगे, बी मार्क करोगे। लाइटिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉयड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये भी सही है, लाइटनिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी का क्या होता है, नुकसान होता है। एंड लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट, ठीक है। अब नुकसान क्यों होता है, इसका ये रीजन नहीं है, तो इसका भी हम क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 6 सवाल ऐसे होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, 12 नंबर यहां से मिलेंगे आपको। बोल रहा है स्टूडेंट ए हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स, मतलब जो स्टूडेंट ए है, समझना ध्यान से, स्टूडेंट ए, ये लाइटर है, लाइटर बॉक्स, स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है लाइटर को, और स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है वो किसको पुश कर रहा है, हैवियर बॉक्स को, समझना ध्यान से, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। आई बशीर साहब समझ आया। बोल रहा है आ स्टूडेंट ए हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स, स्टूडेंट बी हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स। मतलब देखो, ये दोनों एक ही सरफेस पे हैं, ये दोनों क्या हैं, एक ही जैसे सरफेस पे हैं। मुझे ये बताओ, ये हैवियर है, मतलब इसका वेट क्या है, ज्यादा, इसका वेट क्या है, ज्यादा, और इसका वेट क्या है, कम, ठीक है, इसका वेट क्या है, कम। किसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जो हैवियर, मतलब जो बी वाला बंदा है, जो बी वाला स्टूडेंट है, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा वेट वाले को धक्का मार रहा है। लॉजिकल आंसर, मेरी बात सुनो, कोई इसको धक्का मारा है बिल्कुल लो वेट वाला तो आसानी से चलेगा, कोई बहुत भारी चीज को धक्का मार रहा है तो किसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जो भारी वाली चीज है उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, वही चीज है। तो ये डायग्राम भी आप साथ में लिख लेना, क्या कि स्टूडेंट बी विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स बिकॉज दे आर पुशिंग अ हैवियर बॉक्स, द फोर्स नीड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स वेट, सिंस द स्टूडेंट बी बॉक्स इज हैवियर इट रिक्वायर मोर फोर्स टू गेट इट मूविंग, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो डब्बा, कौन से डब्बा, हैवियर डब्बा मूव कर सके। सर वेरी गुड, अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, व्हाई डू न्यू ऑटोमोबाइल टायर्स हैव टू हैव डीप ग्रूव्स। आपने देखा होगा जो टायर होते हैं उसमें डीप ग्रूव्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे समझाने के लिए समझा था, ये टायर के अंदर की ट्यूब है ना, बट जब आप नया टायर लो ना तो वहां पे मतलब डीप ग्रूव्स होते हैं, मतलब खड्डे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, खड्डे होते हैं। ये खड्डे क्यों होते हैं, क्योंकि एज टू मेंटेन द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, रोड और टायर के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो, ताकि गाड़ी स्किड ना करे, गाड़ी क्या ना करे, स्किड ना करे, अवॉइड द स्किडिंग, इट प्रिवेंट द एक्सीडेंट, मतलब फ्रिक्शन मेंटेन रहे, गाड़ी किसी भी पहाड़ से मतलब चलते चलते रोड से स्किड करके नीचे ना चले जाए। बात समझ आई कि नहीं। अच्छा, उसके बाद है गिव टू डिफरेंस बिटवीन द जाइगोट एंड फीटस। मेरी बात ध्यान से समझना, जो जाइगोट होता है, जो क्या होता है, जाइगोट होता है, आराम से समझना, ये जाइगोट है। जाइगोट कब बनता है, जब स्पर्म और एग मिलता है तो आपके पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये तो बात समझ आ गई, मतलब जाइगोट एक क्या होता है, सेल, ये जाइगोट डेवलप्ड होता है तो क्या बनता है, फीटस। तो स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स आर डेवलप्ड, मतलब ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, इट रिप्रेजेंट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ये शुरू बच्चे की शुरू की स्टेज को बताता है, बट ये क्या बताता है, मोर कंप्लेक्स, और ये एडवांस स्टेज को बताता है, और ये इस तरह से दिख रहा होता है, और ये सिर्फ केवल एक क्या होता है, ये सिर्फ एक ही सेल होता है। होप आपको समझ आया होगा। देखो ध्यान से, यहां पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना। देखो ये बोल रहा है कीपिंग अ व्यू, फिगर वन को देखो अच्छे से, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन द सम ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज 100। हमें ये लॉजिकली है, ये बशीर साहब ये लॉजिक है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है ना।
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम होता है 100। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस रिफ्रैक्शन की जगह आप एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 180, फिर दोबारा 180 नहीं है 100 है। ठीक है, उसके बाद डबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 100, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये 2 है इज इक्वल टू 100। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही बशीर साहब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सम कितना था, 100, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, और दोनों को मिला के कितना सवाल में दिया हुआ था, 100। ठीक है, बोल रहा है प्लेन मिरर जो आपका होता है वो कैसी इमेज बनाता है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। देखो ये मैं इधर खड़ा हूं और मेरे सामने क्या है, प्लेन मिरर है। ये इधर देखना, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे सामने क्या है, प्लेन मिरर है। ये देख रहे हो ध्यान से, समझा, प्लेन मिरर है। जब आप प्लेन मिरर को देखते हो, ये आपने देखा, ठीक है, आपकी इमेज शीशे के अंदर बनी है ना, अंदर बनी है, तो कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है। मैं इरेक्ट हूं तो ये भी इमेज भी अंदर क्या, इरेक्ट है। जितनी मेरी हाइट है उतनी ऑब्जेक्ट की भी हाइट है, इमेज की भी उतनी हाइट है। मतलब जितनी मेरी हाइट है उतनी उसकी इमेज की भी उतनी हाइट है, और जितना मैं शीशे से दूर खड़ा हूं उतनी ही मेरी इमेज शीशे के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और इसमें यह होता है कि जब मैं हाथ हिलाता हूं ऐसे शीशे के सामने, तो मेरा लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट, और मेरा राइट वाला क्या हो जाता है उस साइड से, लेफ्ट। इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। मैं थोड़ा बना के बता देता हूं, आराम से समझना, आराम से समझना। देखो ये मेरे पास प्लेन मिरर, क्योंकि कॉपी पे बनाने का अंदाज तो यही होता है। ये एक लाइन पास करती है इसको बीचों बीच, इसको क्या बोलते हैं, या तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, फिर मैं ये यहां पे खड़ा हो गया, ठीक है, जब मैं यहां पे खड़ा हुआ, ये खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया, ठीक है, तो यहां से होगा क्या, यहां से ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से एक रे जाएगी ऐसे, और ये वापस आ गई। ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे ऐसे जाएगी जो परपेंडिकुलर जाती है उसी रास्ते से वापस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे वापस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इमेज कहां बनती है, इमेज वहां बनती है जहां पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड मीट हो। तो ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टिव मीट होगी, ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड क्या होगी, मीट होगी। तो इमेज हमारी बनी यहां पे, ठीक है। जैसे मैं था शीशे के अंदर, बिल्कुल मैं वैसे ही नजर आया हूं। तो देखो शीशे के अंदर बन रही है इमेज, तो कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। जितनी मेरी हाइट है, मतलब जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखना बशीर साहब, ये चीज याद रखना कि जितना मैं शीशे से दूर हूं उतना शीशे के अंदर मेरी इमेज है, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं, इस डिस्टेंस को, शीशे से मेरी कितनी दूरी है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और शीशे से इमेज की कितनी दूरी है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, दैट इज प्लेन मिरर। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। देखो यहां पे व्हाट हैपन बोलता है क्या होगा, क्या होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोला गया है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, इज पोर्ड ऑन द कपर प्लेट, कपर प्लेट के ऊपर डालेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, कपर सल्फेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बशीर साहब क्या 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 बनेगा, एक बनेगा कपर सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, ओके। फिर उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद क्या है, ये आयरन है ना, ये आयरन है, और इसके साथ आपने कपर सल्फेट इसमें डाला, बात समझे कि नहीं, इन दोनों को मिलाया। देख, आयरन नेल्स इज प्लेस इन द कपर सल्फेट, मतलब आयरन के लोहे के कील इस कपर सल्फेट में डाले, सॉल्यूशन में डाले, राइट द इक्वेशन। तो ये क्या होगा, ये कपर अलग हो जाएगा और इस कपर की जगह आयरन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा, एक बनेगा आपके पास आयरन
सल्फेट। अगर आप ध्यान से देखो ना, इस आयरन को रिप्लेस, इसकी जगह क्या था, कप्पर था ना, कप्पर को यहां से निकाला और इस कप्पर की जगह क्या आ गया, आयरन, और कप्पर क्या हो गया, अलग आ गया। बात समझ है कि नहीं है? ये एक रिएक्शन होती है जिसको आप बड़ी क्लासेस में जाके क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो ऐसा रिएक्शन जिसमें देखो, देखो ये कप्पर है ना, कप्पर का रिलेशन था कप्पर सल्फेट के साथ। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चली, क्योंकि बीच में कौन आ गया, आयरन आ गया। जब आयरन आया तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने दोस्ती कर ली सल्फेट के साथ, सल्फेट के साथ कर ली दोस्ती, और सल्फेट ने कप्पर को लात मार के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से समझो, बोलता है कि जब लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जब बारिश होती है तो क्लाउड्स टकराते हैं तो बिजली भी पैदा होती है और आवाज भी आती है। तो पहले जमीन पे क्या क्या चीज पहुंचती है, पहले जमीन पे क्या चीज पहुंचती है, मतलब ये समझना ध्यान से। इस सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये क्लाउड है, एक क्लाउड दूसरे से टकराया तो लाइटनिंग भी हुई, और दूसरी क्या हुई, आवाज भी आई, साउंड भी प्रोड्यूस हुई। तो नीचे जो जमीन पे बंदा खड़ा था उसको पहले क्या सुनाई देगा, उसको पहले क्या सुनाई, उसको पहले लाइट दिखाई देगी कि आवाज सुनाई देगी, तो उसको पहले लाइट सुनाई देगी, लाइट दिखाई देगी, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट जल्दी ट्रैवल कर जाएगी, और साउंड की स्पीड आपको पता ही है 349 मीटर पर सेकंड। तो साउंड स्लो ट्रैवल करती है, तो साउंड बाद में सुनाई देगी बशीर साहब, और लाइट पहले ही दिखाई देगी। बात समझ है कि नहीं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, ये मैंने दोनों बता रखी हैं आपको। ठीक है, इसके आसपास होते 350 के आसपास। लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन अ स्काई एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लाइटनिंग इज सीज अर्लियर एंड द थंडर इज हियर्ड लेटर, एक्सप्लेन व्हाई, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद है एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, मान ले हमारी नाजिया ही है, अ नाजिया स्टडिंग इन द कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर अ सी वाटर विद अ टेस्टर, ही फाइंड दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, व्हाट आर द रीजंस। बताए, जो नॉर्मल पानी होता है ना उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, उसमें कोई सॉल्ट, जो सी वाटर होता है, जो क्या होता है, सी वाटर होता है, जो क्या होता है, सी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट होता है। और सॉल्ट जैसे NaCl होता है तो उसके दो आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये चार्ज बनेगा, तो ये मूव करेगा तो क्या पैदा होगा, करंट, और करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से कंपास का निडल आपका क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो सी वाटर में, सी वाटर के पास कंपास की डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है ड्यू टू सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, बोल रहे डिफाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब द टू क्या लिखा है, टू मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब देखना ध्यान से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑनली विद रिप्रोडक्शन ऑनली विच only one parent, only one parent is involved, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हमारे केस में क्या है, मेरे मम्मा और पापा हैं, है ना, आपके भी मम्मा और पापा हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके मम्मा पापा नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई भी गैमेट्स नहीं बनते, कोई जाइगोट नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता। एग्जाम्पल बाइनरी फिशन, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, और बडिंग मतलब ये एक हाइड्रा, समझना, ये हाइड्रा, ये हाइड्रा, इसने साइड पे बनाया बड, कुछ देर के बाद बड किया ग्रो, और कुछ देर के बाद बड डिटैच हुआ, इससे अलग हुआ और नया बन गया। देखो पेरेंट कितने हैं, एक पेरेंट है ना, एक से ये इसका बच्चा बना, अभी ये पेरेंट ही था ना, ये पेरेंट ही था और ये बच्चा था। ठीक है, पेरेंट कितना, एक, ये डिवाइड हुआ तो बच्चा 1 बना और बच्चा 2, ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं और अपने पेरेंट से भी मिलते हैं। यहां पे कोई गैमेट नहीं हुआ, कोई साइगोट नहीं बना है। ठीक है, अच्छा, हाउ इज द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। पता क्या होता है, होता यह है कि हमारी गाड़ियां, हमारी ये गाड़ियां निकालती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक, ये दो गैसेस निकालती हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है, ये गैसेस जब ऊपर जाती हैं तो एक लेयर बनाती है जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस लेयर।
ठीक है। ग्रीन हाउस लेयर क्या करती है? ग्रीन हाउस लेयर अलो द लाइट टू इंटर, लाइट अलो करती है इंटर का, बट ये लाइट इधर अंदर क्या कर जाती है? ट्रैप कर जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या कर जाता है? बढ़ जाता है और अर्थ रोने लग जाता है। तो CO2 क्या करता है? फॉर्म्स द लेयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर बनाता है, नोन एज ग्रीन हाउस लेयर। ठीक है, ग्रीन हाउस लेयर विच अलो द लाइट टू इंटर बट डू नॉट अलो द लाइट टू एस्केप, ड्यू टू विच द अर्थ टेम्परेचर राइज, दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हमारा आइस मेल्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं वीडियो में, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है, आइस मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाते हैं तो सुनामीज आते हैं, फ्लड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? अलो लाइट टू इंटर बट डू नॉट अलो लाइट टू एस्केप, लाइट को बाहर नहीं तो लाइट फंस चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना। अच्छा, व्हाट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स पता क्या करते हैं? ये स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप कर देंगे या किल कर देंगे बैक्टीरिया को। ये बड़े डेंजरस होते हैं, डॉक्टर के डॉक्टर से पूछे हुए नहीं लेना, मतलब ऐसे आंखें बंद करके एंटीबायोटिक्स नहीं खानी होती। क्या होता है? शुड बी टेकन अंडर द प्रिकॉशंस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर को पूछना है और फिर लेना है, और डॉक्टर ने जब तक लेने के लिए बोला है तब तक लेना है, ऐसा ही नहीं आंखें बंद करके ले जा रहे ले जा रहे। एंड देर आर नो इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू, मतलब इनका असर कोई फ्लू पे होता नहीं है, तो मतलब मुझे जुकाम लग रहा है और मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं तो बिल्कुल बेकार चीज है, क्योंकि जुकाम जो है, कॉमन कोल्ड जो है, वो एक वायरल है, वायरल पे वायरस कभी भी असर नहीं करता। दो चीजें लिखनी थी, दो चीजें आपने देखनी है, व्हाट प्रिकॉशंस, पहला प्रिकॉशन डॉक्टर का प्रिकॉशन लेना है, और दूसरा टाइम पीरियड जितने के लिए बोला है तब तक रखना है, और तीसरा वायरल के डिजीज में आपने ये वाली चीज नहीं लेनी। अच्छा, अब हमारा आ जाता है मेक अ ब्यूटीफुल स्केच ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन देम। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक, मैं जो जो चीज मार्क करवा रहा हूं इसमें वही चीज आप याद रखना जो आपकी बुक में है। देखो डायग्राम थोड़ी हैवी आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे या आप बोलो तो मैंने, अगर आपको वीडियो चाहिए साइंस पे वन शॉट पे तो आप मुझे बोलना, मैं पक्का वन शॉट आपके लिए लाऊंगा। बात समझे? कमेंट सेक्शन में धूम मचा देना ना, मैं पक्का लेके आ जाऊंगा वन शॉट। बट अभी के लिए आप ध्यान से समझो, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि ये प्लांट सेल है और ये क्या एनिमल सेल है। प्लांट सेल में क्या क्या चीज ध्यान में देखो, पहली चीज तो ये देखो कि सबसे ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर है साइड पे इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियो इनवलप। जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक सॉलिड बॉडी होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। पीरोऑक्सीजोम नहीं पढ़ना है, पीरोऑक्सीजोम नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। बात समझे कि नहीं है? इसके साइड से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइड से निकलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है इसको बोलते हैं राइबोसोम। साइटोस्केलेटन नहीं पढ़ना। ये पानी से भरा हुआ क्या होता है? वैक्यूल। ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। वेसिकल्स नहीं पढ़ने हैं। और ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो चीजों को क्या करता है? पैक करता है। ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल।
प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा और कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये पक्का बताना कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और इसका साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल में आप ध्यान से देखो, सेल मेम्ब्रेन होगी, पूरी कवरिंग की हुई सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इसका साइटोप्लाज्म होगा, ये नहीं पढ़ना। जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स वहां पे थे, यहां पे भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सेंटर में इसका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। फिर सॉलिड बॉडी है, न्यूक्लियोलस। फिर उसके अंदर जो मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इसको न्यूक्लियस को कवर करके रखती है बशीर साहब, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर आ गया पूरा न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके बाद इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं होते, यहां पे एब्सेंट होते हैं। क्या यहां पे एब्सेंट होते हैं, क्या राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम। फिर उसके बाद लाइसोसोम क्या करते हैं, चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सेंट्रियोल सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। सेंट्रोजोम्स नहीं पढ़ना, सेंट्रोजोम्स नहीं पढ़ना, पीरोऑक्सीजोम्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और मैंने जैसे आपको बताया था क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ ऊपर बना है और रफ नीचे पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको क्लियरली बता देता हूं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मेरे पास प्लांट सेल है और एनिमल सेल, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या क्या है, देखना समझना। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, इसमें क्या होगी, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। वेरी गुड। जो प्लांट सेल होता है, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, ये लार्ज होता है। जो प्लांट सेल होता है वो स्मॉल होता है। ये बात समझ कि नहीं, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। न्यूक्लियस साइड पे होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा साइड में होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सेंटर में होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। बशीर साहब, होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है इस वक्त, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं है, बट आपने ये चीज याद रखना है कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सबको नींद आती है यार, मास्टर हूँ, मास्टर को भी नींद आती है, क्या हुआ तो। अच्छा, बोलता है देखो, ये लॉन्ग आंसर था ना, लॉन्ग आंसर में एक था प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस बताना था। अब इसी में दूसरी चीज क्या बतानी है, बोलते हैं सेल बेसिक यूनिट है, इसको एक्सप्लेन करो। पता है क्यों, क्योंकि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से बना है। और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन है, डाइजेशन का हो गया, सांस लेना हो गया, ऑक्सीजन का बाहर, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये कौन प्रिफॉर्म करता है, सेल ही प्रिफॉर्म करता है। देखो, सेल जुड़ते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। कोई भी ऑर्गन आप उठा के देख लो, दिल देख लो या स्टोमक देख लो, ठीक है। बात समझे कि नहीं, स्टोमक देख लो, ये ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से ये जो सेल्स हैं यही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और यही हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे घर किससे बनता है, ईट 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 से बनता है ना, घर किससे बनता है, ठीक है। घर किससे बनता है, घर किससे बनता है, ईट ईट से बनता है ना। वैसे हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। अच्छा, इसके बाद ये दो सवाल हैं 5-5 नंबर के, आर में पूछे हुए हैं। पहला क्या है, बोलता है हर्षित अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इज ऑब्जर्विंग सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी लाइक अ हॉर्नेस इन द वॉइस, मतलब वॉइस का बढ़ना, हॉर्नेस इन द वॉइस। he also observed that these are changes are taking place in all the classmates who are boys and these are different from his classmates who are girls. These are changes mark the onset of the certain stages. What these stages is called, explain the changes associated with it. पता क्या है कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई हर्षित एक लड़का है,
क्लास 8th का उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस ड्यूरिंग 8th क्लास आ रहे हैं क्योंकि वो टीन एज में गया है। तो मतलब वो कौन कौन सी चेंजेस होंगी, जैसे जो कौन कौन सी चेंजेस बोल रहा है, चेंजेस इन बॉयज, फेशियल हेयर आ रहे हैं, प्यूबिक जो आर्म पेट के नीचे हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर हो गए, आवाज लाउड हो रही है, अच्छा स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फीमेल हो रही है, क्लास में कोई ना कोई क्रश बन रही है। तो ये चेंजेस बॉयज में आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। अच्छा, चेंजेस इन गर्ल्स, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, मेंसेस स्टार्ट हो रही है, एग प्रोडक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मेल स्टूडेंट, मतलब बॉयज में भी उनका कोई क्रश बन रहा है। ये चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस आर अ टीनेज। बात समझे कि नहीं? तो एक सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था, दुहान ऑब्जर्व, ये शायद इधर होगा, दुहान ऑब्जर्व हीज ग्रैंड मदर स्कॉल्डिंग हीज आंट एवरी डे फॉर गिविंग बर्थ 3 baby girls instead of boy. Duhan immediately stood up and told his grandmother that giving birth to the boy or a girl is not in her hand. There are the scientific mechanism behind it. Explain the mechanism which makes the fertilized egg developed into boy or a girl. मतलब दुहान एक लड़का है, ठीक, उसकी दादी उसकी आंटी को ये बोल रही है कि यार तूने 3 बच्चे दिए और तीनों के तीनों क्या हैं, लड़कियां ही हैं, तू लड़के पैदा नहीं कर रही। उसकी दादी ने उसके आंट को बोला, वो टेंशन में पड़ गया, वो कहने लगा यार इसमें मेरी आंटी की क्या गलती है भाई साहब, इसके पीछे तो साइंटिफिक रीजन होता है। क्या साइंटिफिक रीजन होता है वो बोलता है, एक्सप्लेन करो। बोलता है कि जो सेक्स को डिटरमाइन करता है ह्यूमंस में, वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर लड़का होगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और अगर लड़की होगी तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। जब गैमिट बनते हैं, गैमिट मतलब गैमिटोजेनेसिस, मतलब टेस्टिस में जब स्पर्म बनते हैं तो वो एक्स आता है साथ में और वाई आता है, और जब ओवरीज में एग बनता है तो वो एक्स 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 का होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जब एक्स एक्स, तो ये क्या बन गई, गर्ल, एक्स 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 एक्स, तो ये क्या बन गई, गर्ल, वाई और एक्स मतलब एक्स वाई क्या बन गया, बॉय, वाई वाई और एक्स ये क्या बन गया, बॉय। मतलब नेचर में क्या हुआ है कि 2:2 है, मतलब 2 लड़के 2 लड़कियां, इसको डिवाइड किया तो 1 लड़का 1 लड़की। इसका मतलब ये हो गया कि नेचर में 50% लड़के होते हैं और 50% लड़कियां होती हैं। बात समझ आई कि नहीं है? और एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं कि शुरू शुरू में हर लड़का लड़की ही होता है। अगर उसमें एक्स एक्स मतलब एक्स को हटा के वाई क्रोमोसोम आ जाए तो यहां पे एक फैक्टर डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, जिसकी वजह से जिसमें ये फैक्टर डेवलप्ड हो जाता है, मतलब लड़के में ये फैक्टर आ जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फीमेल बेबी टू मेल बेबी, मतलब वो लड़की से लड़का में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शुरू शुरू में ना हर लड़का लड़की ही होता है। वाई क्रोमोसोम आ जाने से उसमें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाता है, जिससे उस लड़की के अंदर टेस्टिस डेवलप्ड हो जाते हैं और वो मेल बन जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक चैप्टर के जो आपके सिलेबस के हैं, वो मैं आपको मार्क करवा देता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फॉई। इसमें क्या है, 10 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने, मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोब्स आप सिंपल लेंस से देखते हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म आप नेक्ड आंख से भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़नी है, फोर एंटीबायोटिक्स याद रखनी है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन ये याद रखना, और ये चैप्टर 5 नंबर का है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल से क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, ये हमने गेस्ट पेपर में या मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिफरेंस पढ़ना है। फ्रॉग की लाइफ साइकिल के फ्रॉग किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, फ्रॉग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, टेडपोल क्या होता है, ये सारा पढ़ के जाना। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम भी आपको आनी
चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? ये हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल खत्म हो गया। फिर इसके बाद है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 6 है 4 टाइप्स ऑफ फिशेस याद रखना, हैंस याद रखना, 2 गायें याद रखना टाइप्स में, और 2 बफेलोस के नाम याद रखना। नेम टू फाइबर, रूट, ट्यूबर, शुगर एंड क्रॉप्स करना। नेम सम प्लांटेशन क्रॉप, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चन करके जाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके सर, फिर उसके बाद क्या है, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट 4 नंबर का है। डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट हाउ टू मेक इट कंडक्शन। सॉल्ट ऐड कर लो। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, वो ऑब्जेक्ट बताओ जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। डिफाइन कंडक्टर एंड इंसोलेटर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, चेंजेस एट पुबर्टी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, मेंस्ट्रुएशन करना है, नेम द सेक्स हार्मोन करना है, व्हाट इज एडोलसेंट ग्लैंड्स विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। रिप्रोडक्शन हेल्प करना है, डिफाइन एडम्स एंड द वाइस बॉक्स, ये भी करके जाना। फिर मेटल एंड नॉन मेटल, 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें क्या करना है, 5 यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल, गिव रीजन एल्युमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप द फूड, एंड व्हाई फास्फोरस स्टोर इन द वाटर। अच्छा, फिर है लाइट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, डिफाइन लाइट रिफ्लेक्शन एंड क्लैडियोस्कोप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ मेनी इमेज फॉर्म्ड इन एंगल, ये मैंने आपको करना बता दिया है मॉडल पेपर में, ठीक है। मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इमेज किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन 30 माइनस 1 के बराबर होती है। फिर फंक्शन ऑफ रेटिना, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ रेटिना, कॉर्निया एंड प्यूपिल, ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ ओवर आइज, आप अपनी आंखों की हिफाजत कैसे कर सकते हो। चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन एयर वाटर, ये 5 नंबर का चैप्टर है। डिफाइन एसिड रेन, पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, ये अच्छे से करके जाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। वेज बाय विच वाटर कैन बी सेव्ड, वाटर को किस तरह से सेव किया जा सकता है। हाउ वाटर इज पोल्यूटेड, डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ ताजमहल, और ताजमहल पोल्यूशन से किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है। हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना है। नेम सम ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या बताना है, नाम बताने, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रिक्शन, 4 नंबर का आएगा। फ्रिक्शन एज अ फ्रंट एंड फोई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फ्रिक्शन, व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रिजर्व फोर्स, बात समझ कि नहीं, ये इसी में से पता चल जाता है, फ्रंट एंड फोई में से। डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाई आर वॉर्म टायर्स डिस्कवर्ड, बात समझे कि नहीं आई। और उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाई फ्रिक्शन इज नोन एज द नेसेसरी इवल। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 द सेल, 5 नंबर का है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, डिफाइन सेल, हु डिस्कवर सेल, 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें एक और क्वेश्चन में ऐड करवा देता हूं, क्या ऐड करवा रहा हूं, दैट इज ऑल ऑर्गेनलीज, जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं सेल के अंदर वो सारी पढ़ के जानी है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सारे ऑर्गेनलीज आपने पढ़ के जानी है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 सम नेचुरल फिनोमेना, 4 नंबर का, ठीक है। व्हाट इज लाइटनिंग, हाउ इट इज प्रोड्यूस, लाइटनिंग क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। डिफाइन क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थक्वेक क्या है, सुनामी क्या है, थंडर स्टॉर्म क्या है, रिचर्ड स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है। इस पे बहुत बार सवाल आया, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक, द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द अर्थक्वेक लाइकली टू अकर, ये भी पढ़ के जाना। वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक, किस तरह से आप अर्थक्वेक से बच सकते हो, बात समझ है कि नहीं। वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइटनिंग। उसके बाद व्हाट इज ट्रिमर, ट्रिमर, अच्छा, गिव रीजन व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग आउटसाइड, वुड यू टेक अम्ब्रेला टू गो आउट, इसका रीजन बताना है। व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट विद द हैंड, बात समझ है कि नहीं आई। और इस चैप्टर के पीडीएफ, ये जो मैंने अभी पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको वजाहिद
गब्बर सर के चैनल पे मिल जाएगा। और इसका लिंक, वजाहिद के नाम थोड़ा, वजाहिद थोड़ा सही लिख लेना, WAJAHID। वजाहिद गब्बर सर के चैनल पे मिल जाएगा। और एक चीज और याद रखना, क्या, कि इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे टेलीग्राम लिंक आएगा, उसको ऑन करना, सीधा आप वजाहिद गब्बर सर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। होप आपको ना जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से समझ आया होगा। एक चीज और ध्यान में रखना, हर चैप्टर का वन शॉट लगा के जाना, वन शॉट लगाना, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लेना सारे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वन शॉट लगाते वक्त जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उनका ध्यान रखना है। होप आपका पेपर बेस्ट हो, बेस्ट क्या, बेस्ट टेस्ट 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 हो। मैं यही दुआ करूंगा कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा हो। मेरा मन करता है आपसे बातें करने का, इसलिए प्लीज कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और पढ़ना, मेहनत करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, ये फालतू के चक्रों में नहीं पड़ना। और एक और खास बात, आप नए नए टीनेजर हो, ठीक है, तो कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। एडोलसेंस वाला चैप्टर पढ़ा है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।